नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार, जहां हल्की कमजोरी और सुस्ती के साथ शुरुआत होने के संकेत, लेकिन आज और पूरे साल एक्शन रहेगा दमदार और इसी एक्शन की करते हैं शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, पहले तो आपको, टीम को, सभी व्यूअर्स को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं सर। बिल्कुल दीप, आपको, हमारी टीम को, हमारे दर्शकों को और देश दुनिया में सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 बड़ा चुनौती भरा था। शायद एक हमारे स्टॉक मार्केट थे वहीं सबसे बड़ी राहत थी, हमारी इकोनॉमी थी वहीं सबसे बड़ी राहत थी। उसके अलावा हटकर आप देखें तो देश दुनिया में और स्पेशली दुनिया भर में काफ़ी कुछ चुनौतियां रही, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे देशों के बीच युद्ध की हो, चाहे फिर बढ़ती ब्याज दरों की हो। उम्मीद करते हैं कि दुनिया में थोड़ा बेहतर माहौल देखने को मिलेगा और हम जो ऑलरेडी बेहतर हैं कुछ और अच्छा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो 2023 का साल हमारे लिए भी और पूरी दुनिया भर के लिए एक अच्छी वेल्थ, हेल्थ और पीस वाला साल हो, ऐसी हमारी सबके लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, और आशा करते हैं जितना इवेंटफुल 2022 है उतना इवेंटफुल रहे, बट थोड़ा बेहतर रहे। इतने भी मूवमेंट ना दिखाए। इवेंटफुल तो दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि अगर डॉलर आपका मजबूत हो तो कमजोर होने में भी इवेंटफुल होगा, ब्याज दरें बढ़ें तो घटने में भी इवेंटफुल माना जाएगा, राइट। मंदी का डर हो तो इकोनॉमिक रिकवरी को भी इवेंटफुल माना जाएगा, एफआईएस की बिकवाली हो तो खरीदारी को भी इवेंटफुल माना जाएगा। तो इवेंटफुल रहे लेकिन थोड़ा बेहतर हो, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए अनिल जी से उनका साल का आउटलुक भी लेना है, आगे की राह भी समझनी है, पर उससे पहले आज के जो संकेत है सर, ये जरा बता दें। अमेरिकी बाजारों में साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हल्की फुल्की कमजोरी रही। 75 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, लेकिन हाँ, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ। तो नीचे खुलने के बाद अच्छी शानदार रिकवरी डाउ में देखने को मिली। एसजेएक्स निफ्टी हल्की फुल्की नरमी के साथ शुरुआत होने के संकेत दे रहा है, हाफ सेंचुरी मारता नीचे की तरफ। और अमेरिका समेत बाकी आज टोटल 13 मार्केट ऐसे हैं जिनमें आप जिन मार्केट को आप जानते हैं वो सब बंद है, सारे बड़े वाले बंद। हाँ, जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते वो खुले तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता। तो ब्रिटेन बंद है, हांगकांग बंद है, चाइना बंद है, यूएस बंद है, यूरोप में सब लगभग सारे बंद है। तो आपके हमारे यहाँ जश्न भले लेट से शुरू आओ और जल्दी खत्म हुआ। अमेरिका में जश्न भी लंबा चल रहा है और अभी तक शुरू है, चल रहा है। तो आज रात अमेरिकी बाजार बंद है। तो जो कुछ संकेत आपको लेने हैं वो डाउ फ्यूचर से लेने हैं। दिसंबर महीने के बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और मिले जुले से आंकड़े नजर आ रहे हैं। स्पेशली आइशर मोटर्स ने नंबर्स अच्छे पेश किए हैं, इसके अलावा मिले जुले आंकड़े। लेकिन जीएसटी कलेक्शन ये जबरदस्त उफान पर है और 15% बढ़कर आया है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास। और लगातार 10 महीने ऐसे हो चुके हैं जब 1,40,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा आता है। और दिखा जो ये दिसंबर महीने का आंकड़ा है वो 1,50,000 करोड़ से थोड़ा ही कम है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स कहे जाएंगे। साल दर साल 15% की बढ़त जीएसटी के आंकड़ों में आपको देखने को मिल रही है। तो कलेक्शन मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोर सेक्टर डेटा भी अच्छा है, कोर सेक्टर डेटा भी अच्छा है, 3.7% की ग्रोथ है। तो इकोनॉमी के लिहाज से कहीं कोई खराबी के संकेत है नहीं। मजबूत है इकोनॉमिक ग्रोथ, मजबूत है जीएसटी कलेक्शन जो आपके सामने इस वक्त है। तो हिंदुस्तान परफेक्ट है, एकदम बढ़िया ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल सर, और डेटा भी यही दिखा रहा है जो ग्लोबल आप संकेतों की बात कर रहे थे, और हमारे बाजार की आउट परफॉर्मेंस है 5% ऊपर लगभग, राउंड ऑफ अगर आप कर लें। हमारे बाजार ऊपर थे, बैंक्स तो थोड़ा और ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। उसके सामने आपने 9% डाउ को नीचे देखा है, 33% नैस्डैक को देखा है, यूरोप को करीब 9-10% एवरेज बेसिस पर नीचे देखा है। तो 2022 तो हमारी आउट परफॉर्मेंस थी। 23 के लिए क्या आउटलुक बनता है? 2023 में भी हम बेहतर तो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत बेहतर रहेंगे इसमें मुझे संदेह है। अच्छा। क्योंकि जो ज़्यादा खराब है वहाँ बेहतर होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अमेरिका खराब है, स्पेशली डाउ पर, और नेस्डेक पर तो अच्छा खासा खराब है। तो अगर कुछ भी रिकवरी और कुछ भी बेहतर आता है तो आज अमेरिका इसलिए खराब है कि वहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी का भरोसा नहीं है, उल्टा रेसेशन का डर है, राइट। जिस दिन अमेरिका में ये लगेगा कि रेसेशन नहीं आने वाला है, ब्याज दरें पीक हो गई और अब यहाँ से घटना शुरू होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी फिर से आएगी, तब अमेरिकी बाजार हमारे बाजारों को आउट परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इस साल हमने आउट परफॉर्मेंस की है अच्छी खासी, लेकिन अगले साल के लिए जो पहली लाइन मैंने आज की कमेंट्री में लिखी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2023 हमारे लिए पैसा बचाने का साल होना चाहिए। ओके। जो हमने पैसा बनाया है 2022 में, सारी नेगेटिविटी के बावजूद, यहाँ रशिया यूक्रेन लड़ पड़े, महंगाई आपकी 40 सालों की ऊंचाइयों पर पहुंच गई, ब्याज दरें 15-15 सालों की ऊंचाइयों पर पहुंच गई, वहाँ पर भी भारतीय बाजारों ने पॉजिटिव रिटर्न दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप अमेरिका के मुकाबले में 15-15% ज़्यादा अच्छा डाउ पर करें।
नैस्डैक के मुकाबले में तो आप 40% बेहतर करें। यस सर। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय बाजारों के लिए। और आमतौर पर फिर इस तरह की बड़ी आउट परफॉर्मेंस लगातार दूसरे साल देना मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो पहली थ्योरी हमारी इस साल की ये होनी चाहिए कि हमने जो पैसा बनाया है वो कैसे बचाएं। और काफ़ी लोग इसमें ये सोच रहे हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं, तो फिर बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने 2022 में पैसा नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम हाई से 700-800 पॉइंट दूर हों, राइट, और बैंक निफ्टी में मुश्किल से 500-700 पॉइंट दूर हो, 1000 पॉइंट दूर हो, और तब भी अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में, तरीके में कुछ न कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो वो इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। तो अगर आप इस साल पैसा बचाने का आपने सोच लिया कि मेरा पैसा कैसे बच सकता है, किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स में रहने पर नीचे की रिस्क कम हो सकती है, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। और दूसरा, इस साल पैसा बनाने के बजाय पैसा लगाने के बारे में ज़्यादा सोचें कि मुझे बाजार जब भी 1, 2 या 3 बार इस साल मौके देगा, इससे ज़्यादा देगा भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 मौके मिलने चाहिए और उन 2 मौक़ों में सही वक्त पर मुझे पैसा लगाना है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इन दोनों प्रोसेस में अगर आपका नसीब अच्छा रहा, टाइमिंग अच्छी रही, तो आपका पैसा बन जाएगा। ये स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए और बाजार मौके देगा और उस मौके पर पैसा लगाना है। क्योंकि दूसरी लाइन जो मैंने लिखी है इस साल की स्ट्रेटेजी में वो ये कि बाजार बहुत ज़्यादा मुझे ऊपर नीचे होते दिख नहीं रहे, रेंज के साथ ट्रेड करेंगे। रेंज के साथ ट्रेड करेंगे। तो पैसा बनाना जब मुश्किल होगा तो आपको फिर उस रेंज को पहचानना है, उस रेंज में पैसा बनाना। रेंज के बीच में वॉलेटिलिटी रह सकती है कि आपको फॉर एग्जांपल अपसाइड आपकी निफ्टी पर 10% हो सकती है, आप 18,000 के आसपास हैं, ऊपर में 20,000 तक जा सकते हैं। डाउन साइड आपकी 10 से 15% हो सकती है, 15,000, 15,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो सकता है। सो 15 से 20,000 की रेंज अगर आप निफ्टी पर लेकर चलें तो 10-12% नीचे की तरफ है, 10% ऊपर की तरफ है। इस रेंज में बाजार आपको जब जब मौके दे, इस रेंज में गिरते हुए मार्केट में आपको पैसा लगाना है, इस रेंज में बढ़ते हुए मार्केट में आपको वापस प्रॉफिट बुकिंग करनी है। स्ट्रेटजी के साथ चले। जॉकर इन द पैक एक ही होगा। अगर ग्लोबल रिकवरी बहुत शार्प हुई, रेसेशन का जो डर है वो कम हो जाता है और इन्फ्लेशन साथ साथ नीचे आ जाता है, ये एक बहुत ड्रीम सिचुएशन है कि बढ़ती हुई ब्याज दरों का असर तुरंत दिखे, महंगाई नीचे भी आ जाए, लेकिन महंगाई नीचे आने के बाद साथ साथ अमेरिका रिसेशन में न जाए और उसके बाद ब्याज दरें कटने पर वापस से ग्रोथ आ जाए। मतलब ये तो वो वैसे कि मतलब आप फिल्म की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसी हिसाब से एक्टिंग होती है, उसी हिसाब से आप स्टार कास्ट करते हैं, वैसा ही क्लाइमेक्स बनता है, हैप्पी एंडिंग वाला। सो वो हो जाए तो कहनी क्या जी। अगर वो हो तब तो आप और हम सब 2023 को कहेंगे कि वाह क्या साल था। लेकिन ये एक ड्रीम सिचुएशन है, फिल्म है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में काफ़ी कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं। सो आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है और स्पेशली इसलिए कि हमने आउट परफॉर्मेंस काफ़ी है। अगर हम भी खराब होते हैं तो हमारे लिए बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि अभी तक हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है ब्रॉडली, या कम से कम ये कह सकते हैं बड़ा टूटा नहीं है। लेकिन आपने एक झटका भी आप देखा दिसंबर में, मुश्किल से 1000 पॉइंट निफ्टी गया, लेकिन उसमें जिस तरह की हाई तौबा मची, उसको देखकर एक चीज़ मुझे जो साफ दिख रही है दीप 2023 के लिए, वो कि रिस्क लेने की ताकत रिटेल की बहुत कम हो रही है और खरीदारी का मूड माहौल ऐसा कि जैसा कि कभी बाजार गिरेगा नहीं। और 2023 के लिए अगर एक सिंगल नेगेटिव मुझे कोई देखना है तो ये ग्लोबल मार्केट्स भी नहीं है, ये सिर्फ रिटेल की मानसिकता है। जो अगर हम 5% के फॉल पर अगर घबराएंगे तो फिर बाजार है कभी भी 15 से 20% का फॉल दे सकता है और 2020 के बाद बाजार में उतरे नए निवेशकों की वो आदत है नहीं। सो आई थिंक वो एक चैलेंज है, उस चैलेंज को आपको देखना है। ओवरऑल ठीक है, पैसा बनेगा, लिमिटेड बनेगा, क्वालिटी स्टॉक्स में बनेगा, टाइमिंग के साथ बनेगा। किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी ले लेने से पैसा बनाने का जो 2021 और 2022 का साल था, उससे 2023 अलग होगा जी। पैसा बनेगा बट सिलेक्टिवली। अब रहा सवाल कुछ और डिटेल में कि ग्लोबल किस तरह से रह सकते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फिक्स इनकम कैसा रह सकता है, रियल एस्टेट क्या होगा, गोल्ड कैसा हो सकता है, सेक्टर्स कौन से चल सकते हैं, स्टॉक्स कौन से एक्शन में रहेंगे, इन सब पर हम एक विशेष शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आधा घंटे का एक विशेष शो आउटलुक 2023 का होगा। मैं आपको समय बताऊंगा, आज तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन इस शो की हमारी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, डेटा बन रहे हैं, कुछ और डिटेल्स का इंतजार है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक नए साल की पिक्स आज देने की तैयारी में है, तो वो आपके लिए ज़रूर आएगा कि कुछ न्यू ईयर पिक्स हम आज और इस पूरे हफ्ते देने की कोशिश करेंगे। नो डाउट, देखिए ऑनेस्टली
सैटरडे संडे मैंने भी ज़्यादा काम नहीं किया। पहले मैंने ब्रेक तो सोचा बनता जरूर है। था कि मैं भी वीकेंड पर काम करूंगा बहुत सारा, हाँ। लेकिन इसकी वजह ये भी नहीं है हाँ। कि भाई मैंने बहुत पार्टी की हो और इस वजह से दीप हुआ है कि सडनली मतलब जबरदस्त रनिंग नोज कोल्ड, सीवियर अरे। कोल्ड, और वो तो मतलब गोली खाओ और नींद आए। तो न्यू ईयर आपका मतलब फिर मैंने उसमें चला गया? मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं जितना सोया हूँ ये 2 दिनों में है ना, मुझे याद नहीं आता मैंने पूरे साल भर भी इतनी नींद निकाली हो कभी। और इतना गजब का सोया हूँ, वो चाहे टैबलेट्स की वजह से वो नौशिया रहता है थोड़ा या फिर ऐसा, तो इसलिए मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाया। अच्छा, नहीं तो थोड़ा आप रिलैक्स हो गए ना। हाँ, मतलब जो भी समझो, लेकिन आइडिया ये था कि आज ही एक नए साल का शो कर लेंगे, लेकिन काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। मतलब बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितने समय बाद इतनी बढ़िया लंबी नींद लेने का मौका मिला है। तो अच्छी बात है ना कि फ्रेश एनर्जी के साथ फ्रेश नए साल की शुरुआत कर तो रहे हैं। इसलिए मैं शो के लिए थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ। कुछ काम किया है, कुछ और करना बाकी, देखते हैं जल्दी से जल्दी करके वो एक शो सामने रखेंगे। पर कुछ स्टॉक आइडियाज तो देंगे स्टॉक आज? बिल्कुल एक स्टॉक्स जो भी आज आते हैं सामने में, बिल्कुल कुछ तैयारी की है तो आपके सामने तो पिक ऑफ द ईयर तो पिक ऑफ आपकी द तरफ से ईयर आएगा। बिल्कुल वो देंगे। चलिए, तो पिक ऑफ द ईयर बस थोड़ी और देर में क्या आप होता है जिसे- कभी कभी हाँ। परफॉर्मेंस पिछली वाली ठीक चल रही हो तो देने का मन भी होता है, तो दिवाली वाले स्टॉक सब ठीक ठाक अरे, जबरदस्त चल रहे हैं सर। दे चुके हैं रिटर्न, तो इसलिए हम नए साल की हमारी साल की थीम भी पीएसयू बैंक। हाँ, सरकारी बैंकों की सारे? थीम पिछले साल की साल की भी थी और हमारी बजट की भी थी। ये एक ही सेक्टर है जो सबसे बेहतर करेगा, वो पीएसयू बैंक, और अच्छा किया है। अच्छा किया। उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे 1-2 सेक्टर कुछ अच्छे स्टॉक से आज और आपके सामने दे सकें। बिल्कुल सर, तो चलिए इन पिक्स, सेक्टर्स और स्टॉक्स आनंद जी की तरफ से आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स हमारे साल के आउटलुक के शो, उस पर भी हमारी हो रही है तैयारी। इस पर भी आपके लिए जल्द हम शो लेकर आएंगे। हाँ सर, 11 बजे एक बड़ा हाँ, विशेष शो है। ऑफ कोर्स साल के पहले दिन हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश कोटक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और उनसे हम पूरे साल का आउटलुक लेंगे। ये विशेष शो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साल की शुरुआत के साथ ही नीलेश शाह हमारे साथ हों, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो ये एक विशेष शो जरूर आज आपके लिए है मार्केट आउटलुक पर। चलिए, तो बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड दिन है, एक्शन पैक्ड हफ्ता भी होने वाला है। इनफैक्ट अनिल जी, थोड़ा एक्शन पैक्ड महीना भी रहेगा ये, क्योंकि साल की तो हमने बात कर ली, बट बजट से पहले वाला महीना है, साल का पहला महीना है, उस पर भी थोड़ी बात करें सर। जी हाँ, बिल्कुल। और जनवरी का महीना आमतौर पर मिला जुला सा रहता है, कोई बहुत तेजी और बहुत मंदी वाला माहौल होता नहीं है। आमतौर पर जो एमर्जिंग मार्केट्स के एलोकेशंस आने लगते हैं एफआईज की तरफ से। एलोकेशंस में इस बार अब हमारे लिए जो कुछ भी होना अच्छा ही होगा दीप। सबको इंडिया पसंद है और हमने आउट परफॉर्मेंस किया, तेजी के मार्केट सबको पसंद आते हैं, एफआईज को भी आते हैं। तो ये आज आपके लिए है ही, इस महीने के लिए माफ़ कीजिएगा, ये है ही बजट से पहले के जो सेक्टर्स है आपके पसंदीदा, वो चलेंगी चलेंगी, जिसमें आपके लिए नंबर 1 हमारी पसंद का फर्टिलाइजर है, नंबर 2 रेलवे है, नंबर 3 इंफ्रा है, नंबर 4 सीमेंट है। ये सारे सेक्टर्स हैं जो इस महीने फिर से परफॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। मार्केट बहुत तेजी बहुत मंदी वाला है नहीं, और मैं तो ये चाहता हूँ दीप कि बजट के पहले बहुत तेजी ना हो, वो बढ़िया है। और बजट के पहले लोग ज़्यादा डर कर जाएं, और अभी तो बजट में तेजी की वजह ही आजकल यही होती है, नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। पहले सब माहौल बनेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ सकता है, ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है। फिर जब अगर बजट में ऐसा कुछ ना है तो वही बड़ी रिलीफ है। तो कम एक्सपेक्टेशन सी, आप बजट के पहले भाग जाएंगे तो साल भर क्या करेंगे है ना। और बजट से पहले हल्के होके जाएंगे तो आपके पास बाद में सस्टेनेबल तेजी बनती है। तो अपने तो लॉन्ग टर्म सोचना है, 2 हफ्ते 3 हफ्तों का थोड़ी सोचना है। तो बजट के पहले अगर मार्केट ठंडे रहें, रेंज बाउंड रहें, बहुत तेजी ने दिखाए, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब 17,800 मेंटेन कर लें नीचे और 18,500-600 ऊपर मेंटेन कर लें, इस रेंज में भी अगर आप टाइम पास करें तो दिक्कत क्या है जी। तो आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट रहे, ज़्यादा कमज़ोर ना हो, वही अपने आप में ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कोई संकेत दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जनवरी का महीना आप बजट की उम्मीदों पर ट्रेड कम करेंगे, आप ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स पर करेंगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट। मेक नो मिस्टेक, बजट गाना गाने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए भी अच्छा है, स्टॉक्स और सेक्टर्स के लिहाज से अच्छा है कि जहाँ एक्शन होता है, बट ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन आपको अमेरिका से ही लेना है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर, अमेरिका से ही हमें संकेत लेके आगे बढ़ना है, सिंपल। चलिए, तो अमेरिका से ही संकेत लेना है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट के एक्शन पर हम भी डिपेंडेंट रहेंगे। आज के लिए क्या करना है सर, ये बताइए। आज ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत अच्छे खासे पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटिमेंट भी न्यूट्रल,
और ट्रेंड है आपके लिए पॉजिटिव। रेंज दे दूं 17,975 18,025, ये आज की पहली बड़ी मजबूत सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। संभावनाएं कम है कि इसके नीचे जाएं, ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंड करेगा। अगर गए तो इसके ठीक नीचे जो सपोर्ट रेंज आती थी वो थोड़ी दूर की है, 17,775 17,825। इससे पहले कोई ढंग ढांग की सपोर्ट रेंज है नहीं। फिर वो वही रहे जहाँ पर आपने पिछले हफ्ते सपोर्ट लेकर वापस से रिकवरी दी थी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 18,125 18,175 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। पार करके निकले तो 18,200 से 18,275 की रेंज वो होगी जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आने की संभावना आप लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास आप बंद हुए। पहला सपोर्ट आपको मिलता है 42,700 से 43,825 की रेंज में, ये पहला सपोर्ट होगा। इसके ठीक नीचे 42,400 से 42,625 खरीदारी करने के लिए मजबूत जगह है। इस रेंज में आए तो ज़रूर लेना चाहिए। ऊपर 43,225 43,300 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, 43,375 से 43,500 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, शॉर्ट्स भी बनेंगे। इस रेंज पर फोकस कीजिए। सो ब्रॉडली मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में दीप हमने लोअर रेंज देखी और हाई रेंज देखी, उसको बाजार तोड़ेंगे नहीं। उस रेंज में सपोर्ट लेने और उस रेंज में रुकने का काम बाजार कर सकते हैं। ठीक है सर। अब आइए लेवल दे दूं। लेवल्स बिल्कुल। निफ्टी 18,100 के आसपास आप बंद हुए। 18,075 18,025 दो छोटे लेवल हैं। 17,975 17,925 दो मीडियम लेवल, 17,825 17,775 फाइनल लेवल। ऊपर की तरफ लेवल्स हर 25-25 पॉइंट पर रुकावट है। 18,125 18,150 18,175 200, फिर 250 और 275, ये सारे लेवल से ऊपर की तरफ। 18,275 300 के ऊपर के अपसाइड भी मैं अभी देख नहीं रहा हूँ। 43,000 के आसपास आप बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर। पहला सपोर्ट है 42,825, दूसरा 42,775, दो छोटे सपोर्ट हैं। 42,700 और 42,625 दो मीडियम सपोर्ट हैं। 42,500 400 और 300 तक के लेवल जो है वो बड़े सपोर्ट के तौर पर आपके लिए। अब आइए ऊपर की तरफ के लेवल। 43,025 43,125 दो छोटे लेवल हैं। 43,225 और 43,300 दो मीडियम लेवल हैं। 43,375 425 और 43,500 तक के लेवल बड़े लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में। ठीक है सर, गॉट इट। सारे बड़े लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने आ गए। पोजीशनिंग कैसी दिख रही है सर एफआईएस की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है सस्टेन्ड सेलिंग हुई है थोड़ी, और पीसीआर क्या बता रहे हैं? सीरीज के पहले दिन एफआईएस के डेटा थोड़े खराब है, जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और चाहे तो अभी कर ले, ये भी एक बात ठीक है कि कर लेते हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 57% से घटकर 50% आई, और दीप उसकी वजह है कि इंडेक्स में 1310 करोड़ की बड़ी बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई है। तो शुक्रवार को जो गिरावट हुई, तो कई दिनों बाद की जो शुक्रवार की गिरावट जो थी ना दीप, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं थी। रिटेल इन्वेस्टर्स की तो जो बिकवाली का प्रेशर या जो कुछ भी खराब होना था वो शुक्रवार गुरुवार तक एक्सपायरी तक हो गया। शुक्रवार को सरप्राइजिंगली एफआईएस की तरफ से बढ़िया वाली बिकवाली हुई है। 2950 करोड़ की कैश में बिकवाली, आंकड़ा छोटा नहीं है। 1300 करोड़ के इंडेक्स में बेचना, वो भी अपने आप में बड़ा है। सामने 400 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो शुक्रवार के सेशन में सीरीज की शुरुआत में एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा परेशान करने वाला नेगेटिव साइड पर है, और इसीलिए 57 से 50% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर एफआईएस आए। लोकल फंड्स ने दम लगाकर अपने हिसाब से, चाहे आप जो मान ले कि एनएवी बढ़ाने के लिए आज से की, जो भी समझे, लेकिन अच्छी की है, अच्छे किया है। 2266 करोड़ की खरीदारी उनकी होती हुई दिखी। तो आंकड़े बड़े दिनों बाद एफआईएस के आंकड़े नेगेटिव साइड पर आए, अच्छे वाले आए। नहीं तो अब तक जो पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा बहुत ठंडे थे, उसमें योगदान रिटेल का था। पहली बार बिकवाली में योगदान एफआईएस की तरफ से है। बट सामने इनकी इंडेक्स पोजीशन कम हुई है। पुट कॉल रेशियो रिलीफ की बात है। पुट कॉल रेशियो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सीरीज के पहले दिन आपको याद होगा हम बात भी कर रहे थे कि कम पोजीशन पर पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा है, लेकिन वही है फॉर्मूला, पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट होने का जो फॉर्मूला है वो काम कर गया। शुक्रवार को भी पोजीशन हल्की हो गई और अच्छी खासी हुई है दीप। और ये अच्छी बात है कि बाजार हल्के हैं। 1.41 के पुट कॉल रेशियो से 0.88, यानी कि आप देखिए करीबन आपका 60 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो कम हो गया एक ही दिन में। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.37 से 0.80, ये भी 60 बेसिस के आसपास कम हो गया। तो मार्केट अच्छे हल्के हो गए और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की भी कम हो गई, ये एक अच्छी बात है। बाकी विक्स 0.5% बढ़ा है, कोई खास फर्क है नहीं। अब आइए स्टॉप लॉसेस। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, 17,950 होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। और छोटा रखना है तो क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर है 18,100 होना चाहिए। और उसकी वजह यह है दीप कि पिछले
4 ट्रेडिंग सेशन से आप 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो एकदम छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो 18,100 रखिए क्लोजिंग, जिनको थोड़ा मीडियम चाहिए 17,950 रखिए, और जिनको दूर रखना है तो 17,775। आप इन तीनों में से जो आपको पसंद आए उस स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 17,950 ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी 2 स्टॉप लॉस देता हूँ, या तो 42,800 का रखें या 42,600 का, जो आपको ठीक लगे। 4 दिनों से आप 42,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे आप 42,800 भी रख सकते हैं, और चाहे छोटा थोड़ा दूर का रखना तो 42,600, आप दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही रहेगा। ठीक है। शॉर्ट साइड पर जो शुक्रवार को दिया था स्टॉप लॉस वो ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी वही रखेंगे। थोड़ा दूर है 18,300, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 18,300 है। और बैंक निफ्टी पर 42,500 है, 42,428 से घूम गया था शुक्रवार को भी, 42,500 ही रखना है, सॉरी 43,500 रहेगा इंट्राडे, यही स्टॉप लॉस, इसमें कोई बदलाव मत लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस सेम रखिए, 18,300, 43,500। ठीक है सर, गॉट इट। तो मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉस सामने आपके। अब नई पोजीशंस पर आते हैं, क्या करना है सर? खरीदना है निफ्टी 17,925 और 18,025 की रेंज में, 17,975 माफ कीजिएगा, 17,975 18,025 की रेंज में आता है, वहां पर खरीदिए। 17,950 या 17,900 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट ऊपर का जो बनेगा 18,075 और 18,102 छोटे टारगेट है, 125 18,175 दो मीडियम टारगेट, 18,200 225 और 18,250 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। जो लोग बेचना चाहते हैं, आई डोंट नो उछाल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आप इंतजार करें। 18,175 से 18,250 ये अच्छी रेंज है जहां पर आप बेच सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस दूंगा 18,300 का ही, और टारगेट जो बनेंगे दीप वो होंगे 18,125 18,102 छोटे टारगेट हैं, 18,075 और 18,025 दो मीडियम टारगेट, 18,000 और 17,975 बड़े टारगेट। ज़्यादा बड़े टारगेट रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है तो नीचे सपोर्ट की रेंज में आएगा तो वहाँ खरीदेंगे, और ऊपर पहले वापस आपको रुकावट की रेंज में पहुंचेगा तो वहाँ बेचना है। तो दोनों तरफ की ट्रेड बनेंगे और उसकी तैयारी आपको निफ्टी में रखनी है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदने के लिए जो बढ़िया जगह है वो 42,500 से 42,700 है, इस रेंज में खरीद सकते हैं। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, मूड माहौल और डाउ फ्यूचर्स को देखकर, अब जैसे डाउ फ्यूचर अभी 80-90 नीचे दिखे थे मुझे, कितने 90, तो फिर 90 पॉइंट नीचे तो हम यहाँ नहीं खरीदेंगे, फिर हम 42,500 42,700 में ही खरीदेंगे। और अगर डाउ फ्यूचर्स ठीक हो जाते हैं तो हम 42,825 पे भी सोच सकते हैं, 775 825 पे भी एंट्री करने का सोच सकते हैं, अगर डाउ फ्यूचर्स कमजोर होना बंद हो जाए तो। अदरवाइज 42,700 625 500 तीन अच्छे लेवल है जहाँ एंट्री करनी चाहिए बैंक निफ्टी में आपको। स्टॉप लॉस 42,375 का होगा। टारगेट जो बनेंगे डिप वो 42,775 850, ये दो छोटे टारगेट, 42,925 42,975 और 43,025 तीन मीडियम टारगेट है, 43,125 43,225 और 43,300 रख के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है, लेवल्स थोड़े ज़्यादा हैं, रेंज बाउंड मार्केट होते जाएंगे, छोटे छोटे नज़दीक के लेवल ज़्यादा मिलेंगे। सिंगल्स जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर वापस मौका मिले, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, आए तो ठीक है। बैंक निफ्टी आजकल दोनों तरफ के लेवल में नहीं आएगा, सोचते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है, ऊपर में भी नीचे में भी गिरता है। सर वापस रिकवरी इतनी फास्ट और इतनी शार्प आती है कि आपको पता ही नहीं चलता रही ये क्या हुआ। करेक्ट। सो 43,375 43,500 की रेंज का इंतजार करें, अगर मिले आज तो ठीक, नहीं तो आपका क्या ले गया। यहाँ आए तो बेचिएगा, और बेचना है आपको 43,650 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 43,300 43,225 दो छोटे टारगेट हैं, 43,125 और 43,025 दो मीडियम टारगेट हैं, 42,925 42,850 775 और 700 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, सारे लेवल्स आपके सामने हैं आज के ट्रेड के लिए। एफरो के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? एक लेवल जो ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है डिप वो है 18,200। जब तक 18,200 के पार न निकले अब वापस, तब तक आपको दबाव वाला मामला दिखेगा। उसकी वजह ये है 18,200 के कॉल्स पर 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो कि हाईएस्ट है। 18,000 छोटी मोटी सपोर्ट जगह है, 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी के लिए एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 43,000 का। मजे की बात देखिए, सीरीज की शुरुआत में 43,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, और दोनों पर ही डिप 26-26 लाख शेयर बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। तो 43,000 के नीचे रहेंगे, दबाव में रहेंगे, 43,000 के ऊपर रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, बस यही लेवल इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजी आपके सामने है। थोड़ी देर में स्टॉक ऑफ द ईयर भी अनिल जी आपको बताएंगे, तो उसका भी करें इंतजार। कुछ बेहतरीन पिक्स लेकर आए हैं सर जो आपके रेडार पर रहने चाहिए।
आइए तब तक हमारी टीम से जान लेते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन कौन सा है। कुशल, वरुण, नुपुर, आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज टानला प्लेटफॉर्म्स ये फोकस में रहने वाला है, जहां पर बायबैक इसका बंद होगा। 20 दिसंबर को ये बायबैक खुला था। 1200 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक का ऐलान किया गया था। शीला फोम यहां पर भी नजर रखिए, करीबन 4.87 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर यहां पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। साथ ही ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं, जिसमें आयशर मोटर्स अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं दोनों ही सेगमेंट्स में इनके। इनफैक्ट VCV स्पेस आप देखिए, 7,221 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, लगभग 17.5% की ग्रोथ रही है, जबकि हमारा अनुमान केवल 5,700 यूनिट्स का था। यही नहीं, मोटरसाइकिल बिक्री जो रॉयल एनफील्ड है 68,400 यूनिट्स से इन्होंने बेचे हैं। स्ट्रीट का अनुमान लगभग 65,000 यूनिट्स का था। हालांकि ओवरऑल अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो लगभग 7-7.5% की गिरावट मोटरसाइकिल बिक्री में आती हुई दिखी है। मारुति सुजुकी अनुमान से थोड़े से कमजोर साइड पर नंबर्स है। अनुमान 1,43,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कुल बिक्री 1,53,149 से घटकर लगभग 1,39,347 यूनिट्स आते हुए दिख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा अनुमान से बेहतर नंबर्स है, 5573 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, लगभग 19% की ग्रोथ रही है। सालाना आधार पर 4,900 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। और टाटा मोटर्स अंत में यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स ने अनुमान से थोड़े से कमजोर नंबर्स दिखाए हैं। हालांकि इनका जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहां पर काफी अच्छी प्रदर्शन हमें देखने को मिली है। तो ऑटो बिक्री के आंकड़े तो आए हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। यहाँ पर आपको स्टॉक्स रिएक्शन भी दिखेंगे। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें आप लेकर आए हैं। मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले जूट कंपनीज ग्लॉस्टर, शेवियट, लुडलो, यहाँ पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अनिवार्य जूट पैकेजिंग जो है उसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। फूड पैकेजिंग के लिए 100% जूट बैग अनिवार्य है। चीनी की पैकेजिंग के लिए 20% के आसपास का जो अनिवार्य है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल से आयातित जूट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो अगले 5 साल तक जारी रहने वाली है। DGTR ने सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अब मॉइल पे नजर रखेगा, क्योंकि इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। फेरो ग्रेड मैग्नीस और के दाम में 15% और बाकी फेरो ग्रेड्स जो है उन पे 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कंपनी का दिसंबर में जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड स्तर पे आया है, करीब 18% के आसपास की वहाँ बढ़ोतरी हुई है। टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया के सानन इकाई का ट्रांसफर जो है वो 10 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। ये अपडेट इन्होंने दिया है। 7 अगस्त को इन्होंने बता दिया था इस ट्रांसफर के बारे में। करार के तहत 725 करोड़ के आसपास का अधिग्रहण जो है उस पर मोहर लगेगी। अधिग्रहण के बाद जो क्षमता है 3 लाख से करीब 4,20,000 यूनिट के आसपास सालाना बढ़ने का अनुमान है। तो इसके चलते आप यहाँ नजर रखिएगा। हीरो मोटो इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 की डिलीवरी जो है इन्होंने शुरू की है। वीडा V1 प्लस का जो रेट है वो 1.35 लाख है और प्रो का रेट जो है 1.46 लाख है। ये ऑन रोड कीमत है दिल्ली की। वही OMCs और रेस्टोरेंट्स कंपनीज पे, खासकर जो QSR है जैसे कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उन पे नजर रखेगा, क्योंकि 1 जनवरी से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम जो है उसमें 25 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और आखिरी में HG इंफ्रा कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से L1 ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर है। कंस्ट्रक्शन की जो अवधि है वो 24 महीने की है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और अपडेट्स। नुपुर से भी जानते हैं खबरें और कुछ फंड एक्शन बल डील्स। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रेलिगे एंटरप्राइजेस, जहाँ पर रेलिगे फिनवेस्ट का 16 कर्जदाताओं के साथ सेटलमेंट के लिए करार किया गया है। दिसंबर 30 को वन टाइम सेटलमेंट के लिए इस करार को किया गया। और इसमें देखेंगे तो कर्ज देने वालों में 10 PSU बैंक हैं, IDBI के साथ 5 निजी बैंक और सिडबी भी इसमें शामिल है। BF इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे डीलिस्टिंग पर इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पे DGM रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पब्लिक शेयर होल्डर से शेयर खरीदने वाले थे। ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। BSE, जहाँ पे MD and CEO और 4 जनवरी से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। फंड एक्शन देखे तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो फ्राइडे के दिन लिस्ट हुआ था, वहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने अलग अलग स्कीमों के तहत कंपनी के 28 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और मॉर्गन स्टैनली और सोलिटर जनरल ने शेयर्स को बेचे 234 के भाव पर। बल्क डील देखे तो रामा स्टील ट्यूब, जहाँ पे एक नॉन प्रमोटर HUF ने करीबन 5 लाख शेयर्स बेचे 165 के भाव पर। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ प्रमोटर एक्शन, फंड एक्शन और साथ ही खबरें। आइए अब जानते हैं ब्रोकरेजेस, और लगता है इस बार कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं। चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी है। पहले गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए मेटल स्टॉक्स, यहाँ पर खास फोकस रखना है क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं।
टाटा स्टील यहाँ पर देखिए रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, आप खरीदारी की राय देते हैं और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो बढ़ाया है, सीधे 95 से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया, 113 की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। हिंडाल्को यहाँ पर जेफरीज ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, सिमिलरली पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी देखिए 390 से बढ़ाकर 600 473 की क्लोजिंग है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी नजर रखनी है क्योंकि जेफरीज का व्यू अभी भी बरकरार है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 385 से बढ़ाकर 470 कर दिया है। हालांकि अभी भी ये स्टॉक जो है करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही लक्ष्य दे रहे हैं 768 रुपए का। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, एल&टी पर यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 2240 रुपए के लक्ष्य के लिए। कोल इंडिया जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य 175 से बढ़ाकर 220 कर दिया है, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 225 पर ट्रेड कर रहा है। गेल इंडिया यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 96 की क्लोजिंग है, 140 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन एक खास बात ये कह रहे हैं कि साल 2023 के लिए बेहतरीन वैल्यू पिक साबित हो सकता है गेल, तो यहाँ पर आप नजर रखेंगे। एमएनएम मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें करीब 1490 रुपए के लक्ष्य के लिए। टीवीएस मोटर्स पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1260 रुपए के लक्ष्य दिया है। कॉन्कोर यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 740 की क्लोजिंग है, 620 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि इनका जो जेएनपीटी पोर्ट है यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर से जो जुड़ा हुआ काम था अभी तक पूरा हुआ नहीं है, इसमें डिले है जिसके चलते वॉल्यूम्स पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन नोमेरा इनसे सहमत नहीं है, अभी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 895 रुपए के लक्ष्य के लिए 740 की क्लोजिंग है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, कह रहे हैं कि वैल्यूएशन महंगे 2000 रुपए का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये तो हैं आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स, बट आशीष और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? बिल्कुल दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर देखिए मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 511 की क्लोजिंग है, करीब 445 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पर देखिए मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1220 की क्लोजिंग, 1400 रुपए का लक्ष्य दिया है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, मैक्वायरी ने 5275 का लक्ष्य दिया है, 6575 की क्लोजिंग है। इन्फो एज पर मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3932 की क्लोजिंग है, 3000 रुपए राउंड फिगर का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि कोर जो नौकरी बिजनेस है, जो हायरिंग बिजनेस से छोड़कर अगर आप देखें तो सभी के सभी लॉस मेकिंग है और जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिलहाल वैल्यूएशन है इनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 20 टाइम्स पर, तो यहाँ पर भी आप नजर रखेंगे। एमसीएक्स पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1220 रुपए का लक्ष्य दिया है। एजिस लॉजिस्टिक्स पर नोमेरा की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 445 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं। नए साल के पहले दिन एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। आप सभी को सुप्रभात और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आज स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इसलिए है कि आज हफ्ते का पहला दिन है, महीने का पहला दिन है, साल का पहला दिन है, तो आपको जो मर्जी आए वो वाली पिक दीजिए। इतनी स्वतंत्रता तो मेरी तरफ से आपको देनी बनती है। तो सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर, आप कौन सी वाली पिक देना चाहते हैं? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने शुभकामनाएं दी, और आपको, दीपांशु को, सारे पैनलिस्ट को, जी बिजनेस की टीम को, व्यूअर्स को और देशवासियों को। तो अभी सुमित जी जुड़ेंगे 10-15 मिनट बाद, तो वो दे देंगे। अनिल जी, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और अनिल जी देखिए, आप जो कहता हूं ना मैं, आप पकड़ लेते हैं अनिल जी चीज को। तो आज जो मैं पिक ऑफ द वीक निकाल के लाया हूं अनिल जी, इस पिक के लिए अनिल जी, कुणाल जी मेरे पे रोज दबाव बनाते हैं, रोज इस पिक को लो। अरे मैंने उनको बोला 2 बार 10 की कमाई में ले चुके हैं, कितनी बार ले, इवन फ्राइडे को पिक ऑफ द ईयर लेने के लिए भी दबाव डाल रहे थे। तो मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कुणाल जी को मैंने कहा नव वर्ष की शुभकामनाएं भी मिल जाएंगी और खुश भी हो जाएंगे। तो ये स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग। 2 बार मुझे टेक्स्ट कर चुके हैं कि सिर्फ आप ही शादी नहीं करते, मैं भी शादी कर सकता हूँ स्टॉक के साथ। तो कुणाल जी इज मैडली इन लव विद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आप पूछ लीजिए अनिल जी उनसे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और 507 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 589 से लेकर 595 के टारगेट के लिए पीएनबी हाउसिंग है मेरा पिक ऑफ द वीक। लेवल्स मेरे अनिल जी, और प्यार कुणाल जी का है अनिल जी। ओके, तो चलिए कुणाल जी को खुश करने के लिए बंसल जी ने नए साल की शुरुआत की है। बंसल जी, इसी तरह साल भर आप कुणाल जी को खुश करते रहे। कुणाल जी, खुश है ना आप? अनिल जी बहुत खुश हूँ अनिल जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अनिल जी 2023 में लगता है बंसल जी ने रेजोल्यूशन लिया है सच बोलने का अनिल जी। हाँ,
तो अनिल जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी बंसल जी। ओके, तो कुणाल जी के बारे में जो जो बातें कही बंसल जी ने एकदम सही है, सच है, ऐसा कुणाल जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका स्टॉक आपकी पसंद का आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले ये बताइए आपने न्यू ईयर का क्या संकल्प लिया अनिल जी, रेजोल्यूशन क्या है आपका? मैंने ये संकल्प लिया कि मैं आपके और हमारे सारे दर्शक और हमारी पूरी टीम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम करूंगा, क्योंकि ये साल थोड़ा मुश्किल है पैसा बनाने के लिए, आज से आसान नहीं होगा। तो जहां जरूरत होगी वहां आपको कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज मिलेगा, और जहां जरूरत होगी वहां आपको थोड़ा सा सावधानी रखी जाएगी। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए आपकी चेहरे से मुस्कुराहट ना घटे ना हटे, इसका पूरा प्रबंध करने का संकल्प लिया है। चलेगा या कुछ वाकई में आपको मटेरियलिस्टिक ही चाहिए? मतलब अनिल जी इसका मतलब जो पिछले साल काम किया था वो इस साल भी करेंगे अनिल जी, सेम रेजोल्यूशन है लग रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हो, ऑलमोस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही जी, बंसल जी। देखिए अनिल जी, अभी आपने बोला ना कि साल टफ रहेगा, बट अनिल जी अगर आप डाटा देखें तो वी आर एंटरिंग प्री इलेक्शन ईयर। प्री इलेक्शन ईयर में 10 में से 7 बार अनिल जी पॉजिटिव रिटर्न आई है और 3 बार नेगेटिव आई है अनिल जी। एक बार 1995 में, एक बार 1998 में, दोनों बार पॉलिटिकली अनस्टेबल गवर्नमेंट थी और तीसरी बार आई 2008 में। वो तो अनिल जी ग्लोबल कारण थे। तो अनिल जी डाटा तो कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं, तो अनिल जी डरा रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा रहा। डराने का काम तो अपना है ही नहीं, जो डरे उनको हौसला देने का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सावधानी से पैसा लगाना है थोड़ा सा। अभी तक 2 साल क्या हुआ बंसल जी, कभी भी किसी भी लेवल पर एंट्री की तो पैसा आराम से बन गया। तो इस बार थोड़ा सा बनाना मुश्किल है टाइमिंग के साथ। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा या खराब है, और थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन के साथ रहे और बन जाए तो लोगों को खुशी ज़्यादा होती है। और आप सोचें 25%, 20% बनाऊंगा और 10% बने तो भी लोग दुखी रहते हैं। तो हमें खुश रखना है, लो एक्सपेक्टेशन, बेटर परफॉर्मेंस। जी कुणाल जी फरमाएं सर, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है? अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2023 जो है वो होगा ईयर ऑफ द लेंडर्स। तो अनिल जी जो भी कर्जा देने के कारोबार में उन सारे कंपनीज के लिए 2023 बहुत शुभ रहेगा। और मैंने अभी बंसल जी ने भी पीएनबी हाउसिंग की बात की, वो भी लेंडर है और मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए पीएफसी में, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी करके चलने की राय है। मुझे लगता है नहीं जी, ये स्टॉक ने बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब पूरी तैयारी है और इसमें भी आपको एक जबरदस्त मूव आता हुआ दिख सकता है। तो पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इन स्तरों पर खरीद करके चलने की राय है। यहां पर एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रख लें 137 रुपए पर, 137 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 147 रुपए का, 147 का, और इवेंचुअल टारगेट 151 रुपए का, 151 का। तो 151 के टारगेट के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी में खरीदारी कराएं। ओके, पीएफसी ये है स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पहले तो अनिल जी आपको, सभी पैनलिस्ट्स को, दीप को, सारे जीएनबीसी, सारे जी बिजनेस के हमारे जितने भी स्टाफ है और सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और अनिल जी उसके बाद जो हमारा पिक ऑफ द वीक है इस बार का, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है और पिछले हफ्ते का जो क्लोज है वो काफी पॉजिटिव नोट पर आता हुआ नजर आया। तो 310 रुपए के आसपास का अनिल जी क्लोज है। 305 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलेंगे। 345 रुपए का इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर्स में टारगेट आते हुए देखने को मिल सकता है और 295 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। तो चंबल फर्टिलाइजर मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, चंबल में करें खरीदारी, ये राय हिमांशु जी की। आइए राय ली जाए सिमी जी से भी। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पसंद है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई नए साल की। मेरे तरफ से दो पीक है। एक तो पीक ऑफ द वीक होगा। पीक ऑफ द वीक में मैंने कैनरा बैंक चूज किया है। कैनरा बैंक में क्लोजिंग बहुत ही शानदार आई थी। मुझे लगता है कि कैनरा बैंक आज भी मेंटेन करेगा और अच्छा मोमेंटम कैनरा बैंक में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। करंट लेवल पर या थोड़ा सा अगर नीचे खुलता है 330 329 के आसपास अगर मिल जाता है तो खरीद कर चलने का सलाह होगा। 326 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 339, दूसरा होगा 344, तीसरा होगा 349। ये मेरा पिक ऑफ द वीक रहेगा कैनरा बैंक। और अभी अब नया साल में आए हैं, एक थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए कोई स्टॉक भी देना है मुझे। एक पिक ऑफ द क्वार्टर मैंने चूज करके लाई हूँ, पिक ऑफ द ईयर नहीं।
टीटागढ़ वैगन उसको मैं खरीद कर चलने का सलाह दे रही हूँ, बजट तक होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है और स्टॉक का नेक्स्ट 1 से 2 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 275, 290, 310 का तीनों टारगेट्स के लिए टीटागढ़ वैगन को खरीद कर चलिए। करंट लेवल पर खरीदिए या नीचे आता है तो भी 210, 215 तक खरीद लीजिए। 195 का स्टॉप लॉस रहेगा टीटागढ़ वैगन फॉर 3 मंथ्स। ओके, केनरा बैंक, टीटागढ़ वैगन, 2 स्टॉक्स हैं, एक पिक ऑफ द वीक, एक पिक ऑफ द क्वार्टर, 3 महीने के लिए। मुझे जी सुप्रभात, नए साल की शुभकामनाएं। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहले आपको, दीप को, जी बिजनेस की पूरी टीम को, सारे पैनलिस्ट को और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, पिक ऑफ द वीक ही चुना है और वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल को लॉन्ग करके चलेंगे। डेली चार्ट्स पे बढ़िया फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में हुआ। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है। तेजी बिल्कुल यहाँ से आनी चाहिए। 333 333 के टारगेट्स के लिए इंडियन होटल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 308। ओके, 308 का स्टॉप लॉस, 333 के टारगेट खरीदें इंडियन होटल। आइए, जैन साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो देख रहे हैं शो को और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी। और बहुत सारी पिक्स लेके आया हूं अनिल जी, और आज आपने आजादी देके थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको लगेगा क्यों दे दिया, बट एनीवे साल का जो आखिरी शो था उसमें मैंने जो फ्राइडे इवनिंग को जो शो होता है, वीकेंड शो, मंथ एंड शो या ईयर एंड शो बोल लीजिए, वहां पे मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे। मैं उनको रिपीट करूंगा एक बार। टाटा कम्युनिकेशंस दिया था जो कि आपका स्पेशल 25 वाला स्टॉक है और इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे। ऑटोमोटिव एक्सेल्स दिया, अगेन एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक। मैंने परसों भी जब मैं न्यू ईयर पिक्स दे रहा था तो ऑटो इंसुलरी पे बहुत फोकस था मेरा। पोजिशनल पिक के तौर पे ऑटोमोटिव एक्सेल्स और लॉन्ग टर्म पिक विनाइल केमिकल्स जो कि मेरा मल्टी बैगर जेम स्टॉक रहा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी। तो अगेन ये भी स्टॉक करेक्ट होने के बाद अच्छे लेवल्स पे है, तो यहाँ पे ध्यान दें। बाकी मैंने न्यू ईयर पिक्स के तौर पे अनिल जी जो 3 स्टॉक्स दिए थे, उसके अलावा वीकेंड पे मैंने और भी 3 स्टॉक्स निकाले थे। तो जीएसएफसी, इंडोको रेमेडीज और एलजी बालाकृष्णन। अगेन एलजी बाला इज एन ऑटो इंसुलरी कंपनी। इंडो को मैंने रिसेंटली 10 की कमाई में भी दिया था और जीएसएफसी तो हमारा सबका सदाबहार स्टॉक है। सदाबहार सेठी जी का भी, मेरा भी और पूरे पैनल में सबने ही दिया है एक के बाद एक। और अब जो मैं आज के लिए अब जो स्टॉक्स है, तो ये तो हो गए सारे पुरानी बातें, और अब आगे के हफ्ते के लिए जो स्टॉक में लाया हूं वो है मेन जो मेरा पिक ऑफ द वीक रहेगा वो विनाती ऑर्गेनिक्स। अगेन और माय ओल्ड फेवरेट्स विनाती ऑर्गेनिक्स को देखें। और एफएनओ में से जो स्टॉक्स है जो मैं सोच रहा हूं कि इस हफ्ते अच्छा करेंगे, वो थोड़े से ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स ज्यादा है। तो रिलायंस, एचपीबीपी एंड ओएनजीसी, तो ये चारों तो एक ही तरीके से मान सकते हैं, रिलायंस और ओएनजीसी और एचपीबीपी। और एक लास्ट वीक हमने देखा कि कैसे पैच स्टॉक्स, मतलब यानी कि डायग्नोस्टिक लैब्स वाले स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। तो मुझे एक जो अनसंग रहता है और जो जनरली मेरा जेम स्टॉक भी एकदम बात करते हैं उसके बारे में, वो विम्टा लैब्स, वो बहुत बढ़िया करेगा। और ये सारे स्टॉक्स मैंने पिक ऑफ द वीक के लिए, और जो पिछले थे वो सारे पिक ऑफ द ईयर है। तो कुछ बेहतरीन कॉल्स जैन साहब की तरफ से। कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए एक दो और काउंटर्स पर एक्सपर्ट्स का व्यू लिया जाए, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर बाजार आज आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आइशर मोटर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा एक्शन में भी था स्टॉक। मोदी जी, आइशर मोटर्स पर एक बार जरा राय दें सर चार्ट। आइशर मोटर के चार्ट अच्छे हैं, सपोर्ट बना लिया है स्टॉक में, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है। फ्राइडे को भी अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली। हमें लगता है अभी और तेजी ये काउंटर दिखा सकता है। 3450 और 3500 तक के अपसाइड मूव आइशर मोटर में नजर आते हैं। पोजीशन है, होल्ड कीजिए, यहाँ पे खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3150 का। ओके, तो आइशर मोटर्स पर रखिए नजर। आज ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर ये भी रिएक्ट करेगा। मारुति, यहाँ पर भी हमने बिक्री के आंकड़े देखे, थोड़ा अनुमान से कम नंबर्स आते हुए देखे। वैसे तो बिक्री अच्छी हुई है ऑटो कंपनीज के पिछले साल, पिछले महीने, बट अनुमान से कम है मारुति के नंबर्स। हिमांशु जी, एक राय मारुति के चार्ट पर सर। दीप देखिए, लगभग 8100 के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी लगभग 300-400 रुपए का एक रैली देखने को मिला है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था, तो ऑलरेडी फ्राइडे को रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है। इवन फ्राइडे का जो क्लोज है वो भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो 8400 के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है कि इस न्यूज के बाद अगर कोई डिप मिलता है 8250, 8200 की रेंज में,
तो वहां पर एक खरीदारी का अटेम्प्ट किया जा सकता है। फॉर द टाइमिंग मेरा मानना है कि 8,101 मजबूत सपोर्ट है जो कि शायद जल्दी से टूटते हुए ना दिखे। तो ये है आपके लिए मारुति जिस पर रखनी है नज़र। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स इस पर भी फोकस रहेगा। पीवी के नंबर्स हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो थोड़े अनुमान से कम थे, बट सीवी नंबर्स अनुमान से थोड़े ज़्यादा थे। स्टॉक में भी थोड़ा मोमेंटम हमने देखा था, हालांकि वही 400 के नीचे ही अभी। सिमी जी, टाटा मोटर्स का चार्ट। दीपांशु, वही सेम रेंज मैं भी बताऊंगी। 400 का लेवल काफी क्रूशियल है और 400 के ऊपर ही अगर कोई एक्टिविटी, प्राइस एक्टिविटी खरीदारी की तरह है, तरफ देखने को मिलेगा तो 400 के ऊपर ही मिलेगा। जब तक ये 400 के नीचे है तब तक अवॉइड करने का ही सजेशन होगा मेरे तरफ से। नीचे 380 375 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट नहीं टूटता है तो इसमें 400 375 से 400 410 का रेंज ही मेंटेन। टाटा मोटर्स रेंज में रहेगा स्टॉक, इस पर रखनी है आपको आज के लिए नज़र। देखते हैं किस डायरेक्शन में काउंटर जाता है। एक एस्कॉर्ट्स की चार्ट पर भी राय ले ली जाए, क्योंकि थोड़े आंकड़े अनुमान से बेहतर थे। बंसल जी, एस्कॉर्ट सर। दीपांशु, एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखें तो चार्ट ऑटो स्पेस में अगर हम देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो जिनके पास है दीपांशु, क्लियरली बने रहने की राय है और टेक्निकली 2140 के अराउंड की क्लोजिंग है। फ्राइडे को भी रैली देखने को मिली थी। 2160 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो 2210 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर राय। आइए, सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। सुमित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, सुमित जी से लगता है कि अभी भी छुट्टियों से आए नहीं। बैकग्राउंड वही फ्राइडे वाला दिख रहा है सुमित जी का। लंबी छुट्टी लगा रहे हैं सर, लग रहा है सर। फ्राइडे वाले बैकग्राउंड लगा रहे हैं। हाँ, तो चलिए सुमित जी थोड़ा तैयार होने में वक्त लगा रहे हैं, तब तक हम एक बार फिर से हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर जिसकी जिक्र अभी हिमांशु जी भी कर रहे थे, चंबल बजट से पहले वैसे तो काफी दौड़ लगा चुका है, लेकिन जैन साहब, क्या अब भी कहीं कोई मौके आपको दिखते हैं? पसंद है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी न्यू ईयर पिक के तौर पे जीएसएफसी मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, नीचे के लेवल्स पे है और ऊपर 200 रुपए भी दिखाया। मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे दिया था और उसके बाद अच्छा करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि जीएसएफसी इज अ ग्रेट स्टॉक। आरसीएफ इनफैक्ट थोड़ा चल चुका है, कोरोमंडल बढ़िया लग रहा है। तो मतलब एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स है, बढ़िया पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत बड़ी चाल दी है, भले वो फैक्ट हो या मद्रास फर्टिलाइजर, ये सब चले बहुत है। तो चंबल, कोरोमंडल, ये चूंकि एफएनओ में तो थोड़े अपनी चाल चलते हैं, कैश मार्केट वाले अलग चाल चलते हैं, बट जीएसएफसी मुझे सबसे बढ़िया लगता है पूरे अगर सेक्टर में बात करें तो। जीएसएफसी, आरसीएफ में बने रहे हमारे राय पे जिन्होंने लिया। जीएसएफसी में अभी मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है बिल्कुल लेने की। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में बने रहिए, यहाँ पर नजर आ रही है। जैन साहब, ये जो जूट स्टॉक्स हैं आपके, शेवियट, ग्लॉस्टर, लुडलो जूट, इसको ट्रैक करते हैं? इनमें से कोई काउंटर जो पसंद हो? जो एक तो कंपलसरी पैकेजिंग है वो 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी है उसकी डेडलाइन। दूसरा, बाकी देशों से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो 5 साल के लिए लागू रहेगी, बांग्लादेश, नेपाल से जो आती है। जरा बताएं सर, अगर आपके रेडार पर कोई है तो। बिल्कुल बिल्कुल रडार पे है, और ग्लॉस्टर तो वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है। मैंने इनफैक्ट बहुत जबरदस्त ये भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। अगर आप देखेंगे 500-600 पे जो स्टॉक रेकमेंड किया हुआ, ये आराम से 1000 के आसपास पहुंच गया था। तो ग्लॉस्टर इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स। शेवियट अगेन सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, बेहतरीन कंपनी है और वेरी बुलिश, क्योंकि सबसे बढ़िया बात क्या है, ये स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है और बहुत पुरानी पेडिग्री लिए हुए कंपनीज है, बहुत जबरदस्त एसेट्स है कंपनियों में। और जो मतलब जो मैं ये बोलूंगा कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और ये सब बहुत बढ़िया बड़े हैं। तो मैं यही कहूंगा कि लुडलो, शेवियट और ग्लॉस्टर तीनों ही बाइज है और वैल्यूएशंस का बहुत जबरदस्त कंफर्ट है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है, पर्टिकुलरली शेवियट में, एंड इट इज द लार्जेस्ट जूट कंपनी आल्सो। तो मेरे हिसाब से शेवियट में बिल्कुल दाव लगाएं। बाकी ग्लॉस्टर भी डिप्स पे खरीदने की कोशिश करें, एंड जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव और आगे भी इस सेक्टर के लिए, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन और ये जो थीम चलती है तो उसमें जूट को फायदा होता है और इनके लिए फायदेमंद ही न्यूज़ आएंगी आगे भी सरकार की तरफ से। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक भी जैन साहब का पॉजिटिव ही है और साथ ही व्यू तो आ ही रहा है अच्छा, खबर भी अच्छी है इन काउंटर्स के लिए। मॉइल, इस पर भी रखनी है नज़र, क्योंकि यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी करी है। करीब 15% फेरो ग्रेड्स और अदर ग्रेड्स में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। सुमित जी, जरा मॉइल का चार्ट देखें सर एक बार।
हेलो जी सुमित आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है सर। मॉइल का चार्ट जरा देखें सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको, अनिल जी को, सारे पैनलिस्ट को और सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक अभी आपने मुझे पूछा है उसके अंदर थोड़ा सा साइडवेज मूव अभी देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 165 का लेवल अच्छे से ब्रेक करेगा। 165 का लेवल ब्रेक करने के बाद स्टॉक के अंदर एक 8 से 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है तब तक स्टॉक का जो इमीडिएट रेंज बन के आएगा 150 रुपए से लेके 165 रुपए तक का बन के आएगा। तो ये रेंज एक बार मॉइल की आप ध्यान में रख के चले। ओके, तो ये रेंज रहेगी आपके लिए, मॉइल के लिए। और चूंकि अब मुलाकात हो चुकी है सुमित जी से, सुमित जी बताएं सर आपकी पसंद की पिक। अरे जी जो इस साल के लिए अभी जो पहला आज पिक आया है मेरे नजर पे वो है टाइटन। इस हफ्ते के लिए और आने वाले कुछ महीनों के लिए टाइटन के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना के रखना है। टाइटन में कोई भी डिप में खरीदारी करना है और टाइटन के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से इमीडिएट 2660 रुपए से लेके 2680 रुपए तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। अगर पोजिशनल नजरिया बनाएंगे तो 2750 से 2800 रुपए तक के लेवल टाइटन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है चार्ट के ऊपर 2540 का है। ये 2540 का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। 2660 रुपए से लेके 2680 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाइटन इस पर आपको रखनी है नजर। पिछले हफ्ते अच्छे मोमेंटम में आ गया था, देखते हैं इस हफ्ते भी एक अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर पाता है कि नहीं। इस पर रखें आप नजर। हीरो मोटोकॉर्प, इसके चार्ट पर एक बार कुणाल जी से राय ली जाए। कुणाल जी, इनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वीडा V1 उसकी डिलीवरी इन्होंने शुरू कर दी है। तो ईवी स्पेस का जो कंपटीशन बढ़ रहा है, पिछले साल तो रिकॉर्ड ईवीज की बिक्री रही, उसमें अब हीरो मोटो की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। जरा राय दें सर हीरो मोटो के चार्ट पर। देखिए मुझे ऐसा लगता है दीपांशु कुछ समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये कंसोलिडेशन नैरो होता हुआ चल रहा है, यानी कि अब इसमें एक ब्रेकआउट आने की स्थिति आपको कभी भी बनती हुई दिख सकती है। 2900 के ऊपर जैसे ही हीरो मोटोकॉर्प निकलेगा, एक ब्रेकआउट होगा, मुझे चार्ट ठीक लग रहा है और मुझे लगता है कि 2700 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तो एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए। 2900 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है ये स्टॉक 3200-3300 के स्तर भी आपको दिखाने की ताकत रखता है। तो 2900 के ऊपर खरीदारी की राय है और जिनके पास अभी पोजीशन है 2700 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प जिस पर आपको रखनी है नजर। बने रहिए इस काउंटर पर। ये आ रही है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से राय एक बार जरा BSE पर भी ले ली जाए। इसके चार्ट पर जो नए MD आ रहे हैं वो इसी हफ्ते 4 तारीख से पदभार संभालेंगे, 2 दिन बाद। सिमी जी, BSE दीपांशु चार्ट तो अच्छा नहीं है पर एक मोमेंटम 550 के ऊपर जाके अगर स्टॉक मेंटेन करेगा तब देखने को मिल सकता है, पर वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। 566 से 575 का रेंज आ सकता है। 550 के ऊपर ही खरीदारी करने का सलाह होगा। चार्ट्स ओवरऑल अच्छा नहीं है। तो चार्ट्स ओवरऑल अच्छे हैं नहीं BSE के। देखते हैं कैसा रहेगा ये काउंटर आपके लिए ट्रेड में। कंटेनर कॉर्प लंबे समय बाद इस पर रिपोर्ट आई है और ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट मक्वारी की तरफ से नहीं आ रही है। 620 का टारगेट है बट नोमुरा का लगभग 900 का टारगेट है। बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट बनता है क्योंकि एग्जैक्टली बीच में है उस टारगेट जोन के 750 के लेवल के आसपास। बंसल जी, कॉनकॉर का चार्ट देखें सर। दीपांशु, कॉनकॉर का देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक ऊपर नीचे होता है, मतलब कि ब्रेकआउट लेने के बाद स्टॉक में शार्प करेक्शंस देखने को मिलती हैं। पर जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर इन स्तरों पर या हल्की फुल्की करेक्शन पर अगर ये स्टॉक 695 से लेकर 710 के बैंड में मिल जाए तो वो बेहतरीन स्तर हैं, उन स्तरों पर खरीदना चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 850 प्लस के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकॉर। 850 के लेवल्स चार्ट पर आ रहे हैं। फंडामेंटली दोनों तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर। और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। अनिल जी आपको एक बेहतरीन पिक भी देने वाली है अपनी तरफ से और कुछ और खबरों पर भी है इंतजार।